नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कर्नल रंजीत का एक रोमांचक उपन्यास, गहरी चाल। सोनिया ने एक बहुत ही सुंदर फूलदार मोमी कागज और 4 रंगों के रिबन में लिपटे हुए उस चौड़े बक्स को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेजर बलवंत ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस सुंदर बक्स को देखकर पागल क्यों हुई जाती हो? यह बक्स खतरनाक भी हो सकता है। हो सकता है कि हमारे किसी शत्रु ने भेजा हो। इसमें कोई बम, कोई सांप या कोई खतरनाक यंत्र हो। यह बक्स मैं खोलूंगा। सोनिया ने भयभीत होकर तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लिया। मेजर ने उस सुंदर बक्स को ध्यान से देखा। उसे उस बक्स में कोई असाधारण बात नजर न आई। उसने कागज काटने वाली छुरी उठाकर उस बक्स के रिबन काट दिए। उसने फूलदार मोमी कागज उतारकर बक्स खोला। बक्स के भीतर टिश्यू पेपर की तह थी। उसके ऊपर एक खूबसूरत कार्ड था जिस पर लिखा था, मेजर साहब की सोनिया के लिए। सोनिया भी वह कार्ड पढ़ चुकी थी और मुस्कुरा रही थी। मेजर ने टिश्यू पेपर हटा दिया। उसने सबसे पहली चीज उठाई। वह एक नए डिजाइन की अंगिया थी जो बढ़िया किस्म के दोहरे कपड़े से बनी थी। मेजर ने वह अंगिया सोनिया की ओर फेंकते हुए कहा, तुम्हारे जोबन का गिलाफ। सोनिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे वह अंगिया बहुत अच्छी लगी। बक्स में अंगिया के नीचे से क्रोशिया की कड़ी हुई जालीदार शिफ्ट अर्थात बनियान के स्थान पर पहनने वाली छोटी कमीज निकली। मेजर ने उसे भी सोनिया की ओर फेंकते हुए कहा, तुम्हारी केंचुली। सोनिया को मेजर की यह बात पसंद न आई तो मेजर हंसा। उसने कहा, सोनिया, सुंदरता को उजागर करने की बजाय उसे ढांपने वाली हर चीज से मुझे नफरत है, इसलिए मैंने शिफ्ट को केंचुली कहा है। यह कहकर मेजर ने एक जांघिया सोनिया की ओर उछाल दिया और बोला, यह है। लेकिन सोनिया ने मेजर के मुंह पर हाथ रख दिया। अब मेजर ने बक्स में से दूसरा कार्ड निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। मेजर बलवंत, ब्यूटीफुल गारमेंट्स की ओर से सोनिया के लिए यह उपहार स्वीकार कीजिए और आज रात को 7:30 बजे सोनिया और अपने अन्य मित्रों के साथ 18 लैम्पशेड बिल्डिंग, हार्नबी रोड पर पधारिए। हम अपनी एक नई शाखा खोल रहे हैं। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। क्या आप चलेंगे? सोनिया ने पूछा। तुम जाना चाहती हो तो जरूर चलेंगे। मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए, सोनिया ने परामर्श दिया। अच्छी बात है। डोरा, मालती और सुधीर को भी तैयार रहने के लिए कह देना, मेजर ने कहा। क्यों, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, सॉफ्ट हार्ट क्लब जा रहा हूँ। आज वहाँ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी से बिलियर्ड का मुकाबला है। आप हर नए शौक के पीछे पंजे झाड़कर पड़ जाते हैं, सोनिया ने कहा, और अपने हर शौक को कमाल के दर्जे तक पहुंचा कर रहता हूँ। यह कहकर मेजर हंसने लगा। फिर वह कुर्सी पर से उठा। उसने प्यार से सोनिया के बाल झंझोड़े और उसके होठों पर हल्का सा चुंबन देकर बाहर चला गया। मेजर बलवंत और उसके साथी रात के 8 बजे अर्थात आधा घंटा देर से 18 लैम्पशेड बिल्डिंग, हार्नबी रोड पर ब्यूटीफुल गारमेंट्स की दुकान में प्रविष्ट हुए। वहां एक 28 वर्षीय स्त्री जिसने फैंसी ड्रेस पहन रखी थी, वेद की छड़ी हिलाकर और स्टेज की ओर संकेत करते हुए कह रही थी, यह हमारा सबसे नया मॉडल है। कद और बदन लाखों में एक। स्टेज पर 24 वर्ष की एक अत्यंत सुंदर लड़की केवल अंगिया और जांघिए में खड़ी थी। बदन सचमुच सांचे में ढला हुआ था। वह लड़की अपनी गर्दन टेढ़ी करके बड़े मनमोहक और उत्तेजक अंदाज में खड़ी थी। निसंदेह वह स्वास्थ्य और यौवन की प्रतिमा थी। फैंसी ड्रेस वाली स्त्री ने छड़ी हिलाते हुए कहा, यह मिस शाहिना दस्तूर है। कमर देखिए, केवल 22 इंच है। कमर की लचक देखिए, झूलती शाखा। इस पर मिस शाहिना ने अपनी कमर लचकाई। फैंसी ड्रेस वाली स्त्री ने उसी प्रकार छड़ी हिलाते हुए अपना व्यापारिक प्रचार जारी रखा। कद देखिए, 5 फुट 7 इंच, छाती 32 इंच, 22 इंच की कमर पर 32 इंच की छाती। बहुत कम स्त्रियों को जोबन का ऐसा अनुपात प्राप्त होता है। सभी व्यक्ति नजर भर कर मिस शाहिना की ओर देखने लगे। उपस्थित जनों में स्त्रियां और लड़कियां अधिक थी। ठीक उसी समय ब्यूटीफुल गारमेंट्स की एक नटखट सेल्स गर्ल ने आकर कहा, मिस शाहिना को भीतर बुलाया गया है। मिस शाहिना स्टेज से उतरकर उस सेल्स गर्ल के साथ चली गई। फैंसी ड्रेस वाली स्त्री ने छड़ी हिलाते हुए घोषणा की, मिस शाहिना अभी लौट आएंगी। आप तब तक
हमारा दूसरा मॉडल देखिए। यह कहकर उस स्त्री ने बेत की छड़ी अपनी बगल में दबा ली और ताली बजाई। अब स्टेज पर किंचित मांसल बदन की लड़की आई। वह भी केवल अंगिया और जांघें में थी। फैंसी ड्रेस वाली स्त्री ने छड़ी हिलाते हुए कहा, हमारे यहाँ पतली और मोटी हर प्रकार की सुंदर स्त्रियों के लिए। वह अभी अपना वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि मिस शाहिना वापस आ गई। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, उसके होंठ तक सफेद हो गए थे। मिस शाहिना अधेड़ अवस्था की एक स्त्री के पास गई और बोली, क्षमा कीजिए मिसेस कापरे, मुझे घर वापस जाना पड़ रहा है। क्यों? मिसेस कापरे ने पूछा, जो ब्यूटीफुल गारमेंट्स की मालकिन थी। मेरे पिताजी एक भयंकर दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह बच भी सकेंगे या नहीं। फोन पर यह संदेह भी व्यक्त किया गया है कि दुर्घटना नहीं हुई, उन पर हमला किया गया है। इस समय तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मिसेस कापरे ने पूछा। उन्हें दो आदमी कार में घर लाए हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया है। मेरा दिल डर रहा है कि मेरे पिताजी पर कातिलाना हमला हुआ है। मिस शाहिना दस्तूर ने कहा, डरो नहीं, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो घबराना नहीं। मैंने प्रसिद्ध जासूस मेजर बलवंत को दावत देकर यहाँ बुलवाया है। मेरे साथ आओ, मैं उनसे तुम्हारा परिचय कराऊं। मिसेस ललिता कापरे मिस शाहिना को पकड़कर मेजर के पास ले गई। स्त्रियों और लड़कियों का दल शोर मचा रहा था कि मॉडलों की प्रदर्शनी जारी रखी जाए। मिसेस ललिता कापरे ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मैं मानवता के नाते आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप केवल 5 मिनट के लिए सब्र कीजिए। फिर मिसेस कापरे ने मेजर के पास आकर कहा, सबसे पहले तो मुझे आपसे यह शिकायत है कि आप देर से क्यों आए? कभी कभी आदमी मजबूर हो जाता है, वक्त का पाबंद नहीं रह सकता। आप बड़े हाजिर जवाब है, जैसा सुना था आपको वैसा ही पाया। मिसेस कापरे ने कहा और मेजर को मिस शाहिना की विपत्ति से अवगत कराया। उन्होंने प्रार्थना की, मेजर साहब, आप मिस शाहिना की सहायता करेंगे? जरूर करूंगा, मेजर ने विश्वास दिलाया। अब मिसेस कापरे ने शाइना की पीठ पर थपकी देकर कहा, जाओ बेटी, इत्मीनान से घर जाओ। मैं तुम्हारा फोन आने तक मेजर साहब को अपने पास रोके रखूंगी। मिस शाहिना मेजर का धन्यवाद करके चली गई। मेजर ने मिसेस कापरे से पूछा, मिस शाहिना कौन है? मुझे इनके हालात तो बताइए। मिस शाहिना डॉक्टर दस्तूर हरम जी की बेटी है। मिस शाहिना बम्बई के भूतपूर्व मेयर की बेटी हैं? मेजर ने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ, डॉक्टर दस्तूर बम्बई के मेयर थे। मिसेस ललिता कापरे मेजर और उसके साथियों को अपने ऑफिस में ले गई और फैंसी ड्रेस वाली स्त्री ने मॉडलों का प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया। पौन घंटे के बाद मिस शाइना ने मिसेस कापरे को फोन किया। वह बड़ी घबराई हुई थी। उसने मिसेस कापरे को बताया कि उसके पिता ने दम तोड़ दिया था और उसका यह संदेह विश्वास में बदल चुका था कि उसके अब्बा डॉक्टर दस्तूर हरमत जी के साथ सड़क पर जो दुर्घटना हुई थी वह वास्तव में उन पर कातिलाना हमला था। मिस शाहिना ने मिसेस कापरे से प्रार्थना की थी कि वह मेजर बलवंत को तुरंत उसके यहाँ भेज दे। मिसेस कापरे ने मिस शाहिना की प्रार्थना मेजर के सामने दोहराई और कहा, मिस शाहिना जूहू की कॉटेज नंबर 39 में रहती हैं। उनके घर में और कौन है? वह अपने पिता के साथ अकेली ही रहती थी। उनकी माता का देहांत हो चुका है। माता पिता की इकलौती संतान है। मेजर साहब, शाइना की सहायता कीजिए, बड़ी प्यारी लड़की है। रुपए पैसे, मेरा मतलब है खर्च की चिंता न कीजिए। मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ। गुड नाइट मिसेस कापरे। गुड नाइट, मिसेस कापरे ने मोहक स्वर में कहा। मेजर ने अपने साथियों के साथ मिसेस कापरे के ऑफिस से बाहर आकर कहा, सोनिया, डोरा और मालती, तुम वापस जाओ। मैं सुधीर को साथ लेकर मिस शाइना के यहाँ जा रहा हूँ। कल सुबह मुलाकात होगी। डॉक्टर दस्तूर हरमस जी की कॉटेज बहुत ही सुंदर और आधुनिक ढंग की थी। कॉटेज की बत्तियां जल रही थी। कार की आवाज सुनकर मिस शाहिना एक डॉक्टर और कुछ नौकरों के साथ बाहर आ गई। मेजर ने कार से निकलकर कहा, गुड इवनिंग। डॉक्टर और मिस शाहिना ने एक साथ उत्तर दिया, गुड इवनिंग। सुधीर ने सिर झुकाकर गुड इवनिंग कहा। मेजर ने मिस शाहिना से कहा, आपके पिताजी को कार में जो दो नौजवान लाए थे वे कहाँ हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, मैंने यहाँ आकर उन्हें विदा कर दिया क्योंकि उन्हें किसी शादी में जाना था। क्या आपने उन दोनों का पता पूछा था? मेजर ने कहा,
नहीं, पता पूछने की जरूरत नहीं थी। दोनों ही बड़े भद्र पुरुष थे। डॉक्टर बोला। मेजर ने कहा। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर दस्तूर हरमत जी का निरीक्षण किया है? आपका क्या ख्याल है? मैं केवल मेडिकल दृष्टि से राय दे सकता हूँ। उनके सिर की चोट घातक सिद्ध हुई। सामने से आती हुई कार उनकी कार से टकरा गई। उनका माथा स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया। मेरे पिता बड़ी शर्वले कार में थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उस कार में उनको ऐसी घातक चोट कैसे आ गई। मिस शाइना ने कहा। क्या आपने पुलिस को सूचना दी है? मेजर ने पूछा। अभी नहीं, लेकिन वे दोनों नौजवान कह गए हैं कि शादी वाले घर से वे इस दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचित कर देंगे। खूब। क्या मैं आपके पिता को देख सकता हूँ? मेजर ने पूछा। जरूर। मिस शाहिना मेजर और सुधीर को अपने पिता के शयन कक्ष में ले गई। मेजर ने डॉक्टर दस्तूर की लाश का निरीक्षण किया। उनका माथा बुरी तरह घायल था। मेजर ने मुड़कर कहा। डॉक्टर दस्तूर के माथे पर स्टीयरिंग व्हील का घाव नहीं है। डॉक्टर और शाहिना दोनों हैरान रह गए। मेजर ने कहा, मोटर दुर्घटना जरूर हुई, लेकिन डॉक्टर दस्तूर की मृत्यु इस दुर्घटना से नहीं हुई। डॉक्टर दस्तूर की हत्या की गई है और मैं मिस शाहिना की इस राय से सहमत हूँ कि इनके पिता पर कातिलाना हमला हुआ है। कुछ क्षणों के लिए मौन छाया रहा। फिर डॉक्टर ने कहा, मैं चलता हूँ। अगर उन दो नौजवानों ने पुलिस को इस दुर्घटना की सूचना नहीं दी होगी तो मैं अपनी क्लिनिक से फोन पर पुलिस को सूचित कर दूंगा। गुड नाइट। डॉक्टर के जाने के बाद मेजर ने मिस शाइना से कहा, चलिए अब हमें चलकर यह बताइए कि आपको यह संदेह कैसे था कि आपके पिता पर हमला हुआ है? यह संदेह मुझे ही नहीं, स्वयं मेरे पिता को भी था कि उन पर कातिलाना हमला किया जाएगा। मिस शाइना ने ड्राइंग रूम की ओर बढ़ते हुए कहा। आपके पिता को यह संदेह क्यों था? मिस शाइना ने ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए कहा। आप यहाँ पधारिए, मैं अभी आकर आपको विस्तार से बताती हूँ। मेजर और सुधीर ड्राइंग रूम की बड़ी खिड़की के नीचे सोफे पर बैठ गए। मिस शाइना पिछले कमरे में जाकर तुरंत लौट आई। उसके हाथ में एक छोटी सी नोटबुक थी, 4 इंच लंबी, 2.5 इंच चौड़ी। उसने सोफे के आगे एक नाजुक सी कुर्सी खींचकर उस पर बैठते हुए कहा, यह मेरे पिता की डायरी है। इसमें पिछले हफ्ते जो कुछ लिखा गया है बहुत ही दिलचस्प है। लीजिए, आप जरा बुधवार से शनिवार तक के लेख पढ़िए। यह कहकर मिस शाइना ने डायरी मेजर की ओर बढ़ा दी। मेजर ने डायरी अपने हाथ में ले ली। वह उसके पन्ने पलटकर बुधवार की तिथि ढूंढने लगा। अभी उसने तीसरा पन्ना पलटा था कि उसे खिड़की के बाहर खजूर के पेड़ों के पत्तों की जोरदार सरसराहट सुनाई दी। हवा से खिड़की का पर्दा एक बार जोर से फड़फड़ाया और फिर दूर से एक चीख सुनाई दी। मेजर ने डायरी मिस शाइना की ओर फेंक दी। वह और सुधीर उछलकर खड़े हो गए। खिड़की के पट खुले थे। सुधीर ने पहल की और वह अपने हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए खिड़की से बाहर कूद गया। उसने साथ वाले मकान की खिड़की में एक स्त्री को देखा जो अभी तक चीख रही थी और फिर उसकी नजर खजूर के एक पेड़ के पीछे एक लंबी परछाई पर पड़ी। सुधीर की आंखों के सामने एक शोला सा नाच उठा। गोली चली और सुधीर एक करहा के साथ खिड़की के पास ही गिर पड़ा। इतने में मेजर खिड़की से बाहर कूद चुका था। वह सुधीर पर गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से बचा था। खजूर के पेड़ के पीछे भागते हुए कदमों की आवाज आ रही थी। मेजर खजूर के उस पेड़ की ओर लपका। सामने की एक बिल्डिंग में से एक सजीला व्यक्ति 2 अन्य व्यक्तियों के साथ हाथ में बंदूक लिए निकल आया था। उसने मेजर से पूछा, क्या है? किसी ने मेरे साथी पर गोली चलाई है, मेजर ने दौड़ते हुए उत्तर दिया। वह व्यक्ति भी मेजर के साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मेजर का पांव एक पत्थर पर से फिसल गया। उसके पांव में मोच आ गई। मेजर ने उठकर चलने की कोशिश की, लेकिन वह चल न पाया। बंदूक वाले व्यक्ति ने कहा, आप जाइए, हम हमलावर का पीछा करते हैं। मेजर ने उस व्यक्ति की बात मान ली, क्योंकि उसे सुधीर की चिंता हो रही थी। मेजर लंगड़ाता हुआ मिस शाइना के कॉटेज के पास आया तो उसने मिस शाइना को फोन करते सुना। वह कह रही थी, डॉक्टर साहब तुरंत आइए, एक नई दुर्घटना हुई है। हाँ, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। यह कहकर मिस शाइना ने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। मेजर खिड़की में खड़ा था। वह सुधीर की छाती पर हाथ रखकर देख चुका था।
सुधीर का दिल धड़क रहा था। मिस शाहिना ने मेजर को खिड़की में खड़े देखकर कहा, ठहरिए, मैं अपने नौकरों को बुलाकर लाती हूँ। मिस शाहिना अपने 2 नौकर ले आई। उन सब ने मिलकर सुधीर को खिड़की के नीचे से उठाया और उसे एक कमरे में ले आए। मेजर ने अब प्रकाश में सुधीर को देखा। गोली उसके बाएं पैरों में लगी थी। उसने संतोष की सांस ली। उसने शाहिना की ओर देखते हुए कहा, मुझे आशा है कि सर्जन सुधीर के शरीर से गोली निकाल सकेगा, लेकिन सुधीर 15 दिन तक कोई काम नहीं कर सकेगा। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको भी मुसीबत में डाल दिया, शाहिना बोली। आप कैसी बात कर रही हैं मिस शाहिना? जासूस लोग अगर इस प्रकार डर जाएं तो वे जासूसी नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि आप लंगड़ा रहे थे, मिस शाहिना ने कहा। हाँ, हमलावर के पीछे दौड़ते हुए मेरे पाँव में मोच आ गई, मेजर ने कहा। मैं गर्म पानी लाती हूँ, सेकने से तुरंत आराम आ जाएगा। नहीं नहीं, आप यह कष्ट न करें। कष्ट कैसा? शाहिना ने कहा और वह किचन में चली गई। मेजर सोचने लगा, क्या हमलावर डॉक्टर हरमस जी की डायरी प्राप्त करने आया था? क्या वह यह देखने आया था कि डॉक्टर हरमस जी जीवित तो नहीं है? डॉक्टर हरमस जी कोई अंतिम बयान देकर तो नहीं मरे? मिस शाइना एक चिलमची में गर्म पानी और रुई डालकर ले आई। मेजर एक कुर्सी पर बैठकर अपने दाएं पैर का बूट उतारने लगा। आप बस आराम से बैठे रहिए, मिस शाइना ने कहा, और वह मेजर के बूट का तस्मा खोलने लगी। उसने मेजर का बूट और जुराब उतारी। फिर वह हल्के हल्के गर्म पानी से मेजर के पैर पर टकोर करने लगी। मेजर सोच रहा था, भगवान ने नारी को सेवा की कितनी बड़ी भावना दी है। डॉक्टर सुलेमान एम्बुलेंस लेकर आ गया। डॉक्टर ने भी सुधीर का निरीक्षण किया और मेजर के इस विचार से सहमति व्यक्त की कि सुधीर का घाव घातक नहीं था। डॉक्टर सुलेमान सुधीर को तुरंत अपने साथ ले जाने के पक्ष में था। अतएव वह सुधीर को एम्बुलेंस में डालकर ले गया। शाहिना मेजर के पांव पर गर्म पानी का सेक देकर उसके जूते का तस्मा दोबारा बांध रही थी कि 3 व्यक्ति ड्राइंग रूम में प्रविष्ट हुए। उनमें वह व्यक्ति भी था जिसने बंदूक से हमलावर का पीछा किया था। वे मिस शाहिना के पड़ोसी थे। उन्होंने मिस शाहिना का कुशल क्षेम पूछा और बंदूक वाले नौजवान ने कहा, हमलावर फरार हो गया, हम उसे पकड़ नहीं पाए। असल में हमारे और उसके बीच काफी दूरी थी। ओह मिस्टर राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस शाहिना के तीनों पड़ोसी उसे निश्चिंत रहने का दिलासा देकर वापस चले गए। अभी उनको किसी ने डॉक्टर दस्तूर हरमस जी की मृत्यु की सूचना नहीं दी थी। भाग 2, डायरी। एकांत हुआ तो मिस शाहिना ने मेजर के एक संदेह का समर्थन करते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि हमलावर मेरे पिता की डायरी लेने आया था जो मेरे कब्जे में है, और उस डायरी को प्राप्त करने के लिए 3 बार मेरा पीछा किया गया है। डायरी प्राप्त करने के लिए 3 बार आपका पीछा किया गया है? मेजर ने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ, कल रात जब मैं शिमरिंग गोल्ड क्लब से वापस आ रही थी, आज सुबह जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी, और आज शाम को जब मैं ब्यूटीफुल गारमेंट्स की ओर जा रही थी। किस किस ने आपका पीछा किया? कल रात एक लंबे कद वाले व्यक्ति ने, आज सुबह एक मोटी और सुंदर स्त्री ने, आज शाम फिर उसी लंबे व्यक्ति ने। मेरा ख्याल है कि सुधीर पर उसी लंबे व्यक्ति ने गोली चलाई थी। क्या शत्रु को मालूम है कि डायरी आपके पास है और आप उसे हर समय अपने ब्लाउज में रखती हैं? ब्लाउज में नहीं, अंडरवियर में, मिस शाइना ने कहा। मेजर मिस शाइना की बेबाकी से प्रभावित हुआ। लाइए, वह डायरी मुझे दीजिए, मेजर ने कहा। मिस शाइना का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। फिर उसने तुरंत मेजर की ओर पीठ मोड़ी और अपने अंडरवियर में से डायरी निकालकर मेजर के हवाले कर दी। उसने शर्मीले अंदाज में कहा, क्षमा कीजिएगा, मैं किसी कीमत पर भी यह डायरी शत्रु के हाथ नहीं पड़ने देना चाहती। मेजर ने डायरी के पन्ने उलटते हुए कहा, आपने कहा था कि डायरी में बुधवार से शनिवार तक के लेख अधिक महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, शाइना ने मेजर के सामने बैठते हुए कहा और उसे डायरी का बुधवार वाला पन्ना ढूंढने में सहायता दी। मेजर ने पढ़ना शुरू किया। बुधवार, मैंने किसी को यह नहीं बताया कि आज तीसरे पहर को मेरे साथ क्या घटना घटी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे इस घटना पर पर्दा नहीं डालना चाहिए और हर प्रकार से सावधान रहना चाहिए। वीरवार, मेरा मित्र फराम रज मेरी बात पर बहुत हंसा।
मुझे अपने मित्र पर क्रोध नहीं आया जो मेरे भय का मजाक उड़ाता रहा। मेरे मित्र ने परामर्श दिया कि मुझे 1-2 दिन के लिए काम से छुट्टी करनी चाहिए। शुक्रवार, मेरा मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। शाइना को मालूम ही नहीं है कि मुझे किस बात की चिंता सता रही है। मुझे जलवायु के परिवर्तन के लिए कहीं चले जाना चाहिए। शनिवार, मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। फरहाम रज़ कहता है कि मैं अभी 2-4 दिन तक छुट्टी पर न जाऊं। अब मैं यह समझने लगा हूँ कि मेरी परेशानी केवल मेरा भ्रम है। कोई मेरी हत्या करके क्या लेगा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है और मेरी हत्या से भला किसी को क्या लाभ हो सकता है? मेजर ने डायरी शाइना के हवाले करते हुए कहा, इससे तो यही प्रकट होता है कि आपके पिता को यह भय था कि कोई उनकी हत्या करना चाहता है। क्या इस डायरी में कोई और काम की बात भी है? नहीं। क्या आप अपने पिता के मित्र फरहाम रज़ जी को जानती हैं? जी हाँ, वह भी डॉक्टर हैं, हृदय रोग के विशेषज्ञ। मेरे पिता उच्च कोटि के सर्जन थे। दोनों मिलकर सांता क्रूज में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवा रहे थे कि यह दुर्घटना हो गई। कल मुझे डॉक्टर फरहाम रज़ जी से मिलना होगा। क्या आप जा रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि पुलिस के आने से पहले निकल जाऊं। मिस शाइना, अगर आप अपने को असुरक्षित समझ रही हैं, तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। धन्यवाद। पुलिस के आने तक मुझे यहीं रहना होगा, शाइना ने कहा। पुलिस यहाँ कम से कम 2-3 घंटे तक व्यस्त रहेगी। मैं अपनी असिस्टेंट मालती को आपके पास भेज दूंगा। मेजर बलवंत अपने ऑफिस पहुंचा। सबसे पहले उसने मालती को फोन किया और उससे कहा कि वह पूरी तरह हथियारबंद होकर मिस शाइना की रक्षा के लिए जुहू चली जाए। इसके बाद मेजर ने डॉक्टर सुलेमान के क्लिनिक में फोन किया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं मेजर बलवंत बोल रहा हूँ। मेरे असिस्टेंट सुधीर की कैसी हालत है? गोली निकाल ली गई है। सुधीर एक जंगली भैंसे की तरह शक्तिशाली है। बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। यह कहकर मेजर ने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। मेजर कपड़े बदलकर पलंग पर लेटा तो सोचने लगा कि उसे डॉक्टर फरहाम रज़ जी से सीधे सीधे मिलना चाहिए या गुप्त रूप से। उसने यही उचित समझा कि अभी उसे गुप्त रूप से ही डॉक्टर फरहाम रज़ जी से मिलना चाहिए। यह निर्णय करने के बाद मेजर सो गया। सुबह 7:30 बजे मेजर ने टेलीफोन डायरेक्टरी में फरहाम रज़ जी का फोन नंबर ढूंढा। शीघ्र ही उसे फोन नंबर मिल गया। उसने फोन मिलाया और क्षण भर के लिए विराम के बाद कहा, हेलो। दूसरी ओर से एक नारी स्वर सुनाई दिया। कौन? मेजर ने अपना नाम और पता बताने की बजाय प्रश्न किया। क्या आप मिसेज फरहाम रज़ी बोल रही हैं? ऐसा मालूम होता है कि आप डॉक्टर फरहाम रज़ी को जानते नहीं हैं। डॉक्टर फरहाम रज़ी यहाँ अकेले रहते हैं। मेजर ने उस स्त्री को पहचान लिया था कि वह डॉक्टर फरहाम रज़ी की नौकरानी थी, क्योंकि वह आधी हिंदुस्तानी और आधी अंग्रेजी भाषा बोल रही थी। मेजर बलवंत ने उसे छेड़ते हुए कहा, आप कैसे कह सकती हैं कि डॉक्टर फरहाम रज़ी अकेले रहते हैं? उनके घर से आप बोल रही हैं। डॉक्टर फरहाम रज़ी अकेले कैसे हुए? मैं उनकी सर्वेंट हूँ, मार्गरेट। ओह, माफ कीजिएगा मिसेज मार्गरेट, मेजर ने कहा। मिसेज मार्गरेट नहीं, मिस मार्गरेट। दूसरी ओर से डॉक्टर फरहाम रज़ी की एंग्लो इंडियन नौकरानी ने क्रोधपूर्ण स्वर में कहा। अब मेजर ने उस नौकरानी को अधिक सताना उचित न समझा। उसने कहा, मिस मार्गरेट, मैं एक बार फिर माफी चाहता हूँ। क्या डॉक्टर फरहाम रज़ी ने शादी नहीं की? की थी, लेकिन 3 साल हुए उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई। नहीं, आई एम सॉरी। डॉक्टर ने अपनी पत्नी को अलग कर दिया। डॉक्टर फरहाम रज़ी इस समय कहाँ हैं? नियमानुसार सुबह की सैर को गए हुए हैं। वह किस ओर जाते हैं? देखिए, डॉक्टर फरहाम रज़ी का फ्लैट मैरीन ड्राइव पर है। वह अधिक दूर नहीं जाते, मैरीन ड्राइव ही की सैर करते हैं। क्या वह सुबह की सैर किसी विशेष लिबास में करते हैं? स्लीपिंग सूट में। उनके हाथ में अखरोट की लकड़ी की छड़ी होती है, जिसकी हत्ती हाथी दांत की है। धन्यवाद मिसेस मार्गरेट। नहीं, आई एम सॉरी मिस मार्गरेट। मेजर ने मुस्कुराते हुए रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। अब मेजर ने लखनऊ के बांके का मेकअप बनाया। चिकन का कुर्ता, लट्ठे का खुले पांचों का पजामा, पैरों में तिल्लीदार जूती, और वह पाइप और तंबाकू का टिन उठाकर बाहर निकला। थोड़ी देर के बाद वह भी मैरीन ड्राइव की सैर कर रहा था। उसने लोगों के समूह में
डॉक्टर फर्राम रज़ी को पहचान लिया था। वह सागर तट के साथ साथ जाने वाली 2 फुट ऊंची दीवार पर बैठे हुए थे। मेजर बलवंत डॉक्टर फर्राम रज़ी से 10-15 गज के फासले पर रहा। डॉक्टर फर्राम रज़ी अपने आप से बातें कर रहे थे। स्पष्ट था कि वे परेशान थे। कुछ क्षणों के बाद एक गठीले शरीर का व्यक्ति, जिसके चेहरे पर मोटे शीशों की ऐनक थी और जिसने पुराने ढंग का सादा सूती सूट पहन रखा था, डॉक्टर के पास जाकर 5 मिनट तक बातें करता रहा था। ऐसा मालूम होता था कि डॉक्टर उस अपरिचित व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति था कि डॉक्टर का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। और फिर एकाएक मेजर को ऐसा अनुभव हुआ कि डॉक्टर फर्राम रज़ी उस व्यक्ति में काफी दिलचस्पी लेने लगे थे। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर डॉक्टर को दिया था और डॉक्टर ने धन्यवाद सहित वह कार्ड अपनी जेब में रख लिया था। वह व्यक्ति मुड़कर देखे बिना दूर चला गया। डॉक्टर फर्राम रज़ी भी अपनी छड़ी घुमाते हुए चल पड़े। मेजर मरीन ड्राइव की सड़क पार करके उस ओर हो लिया जहां ऊंची ऊंची इमारतें थी। टेलीफोन डायरेक्टरी में से मेजर ने डॉक्टर फर्राम रज़ी के मकान का पता नोट कर लिया था। ऊंची इमारतों के पीछे बंगलानुमा मकान थे। मेजर नंबर पढ़ने के बाद एक मकान का गेट खोलकर उस मकान के अहाते में प्रविष्ट हुआ। मकान से उसका किचन अलग था। किचन में से धुआं निकल रहा था और किचन के दरवाजे के आगे 2 स्त्रियां खड़ी थी। उनमें से एक एंग्लो इंडियन थी और दूसरी कोई नौजवान पार्सिन। मेजर समझ गया कि एंग्लो इंडियन लड़की मिस मार्गरेट थी। दोनों स्त्रियां आपस में ऊंची आवाज में बातें कर रही थी, जैसे आपस में झगड़ रही हों। मेजर धीरे धीरे उनके निकट चला गया। पार्सिन एंग्लो इंडियन लड़की से कह रही थी, अच्छा, तो तुमने मेरे पति को अपने वश में कर रखा है। यह आप क्या कह रही हैं? आपको लज्जा आनी चाहिए। लज्जा तो तुम जैसी स्त्रियों को आनी चाहिए जो दूसरी स्त्रियों के पति छीन लेती हैं। फर्राम रज़ी कहाँ हैं? वह सैर को गए हैं। अब दोनों ने अचानक मेजर को लखनवी बांके के रूप में देखा और दोनों मौन हो गई। ठीक उसी समय गेट खोलकर डॉक्टर फर्राम रज़ी अपने मकान के अहाते में प्रविष्ट हुए। उन्होंने दोनों स्त्रियों और लखनवी बांके की ओर देखा, लेकिन कोई विशेष ध्यान न दिया। उन्होंने शायद पार्सिन को पहचान लिया था, जो यह आग्रह कर रही थी कि वह डॉक्टर फर्राम रज़ी की पत्नी थी। डॉक्टर फर्राम रज़ी उपेक्षा भाव से बंगले के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। पार्सिन ने उन्हें दरवाजे पर जा लिया और बोली, यह बेरुखी कब छोड़ेंगे? आंखें फेर कर कहाँ जा रहे हो? अब मेजर ने ध्यान से पार्सिन की ओर देखा। उसके नैन नक्श बहुत तीखे थे और शरीर काफी सुडौल। डॉक्टर फर्राम रज़ी ने गहरा सांस लेते हुए कटु स्वर में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ फरामरस, मुझे आना पड़ा। मुझे पता चला कि तुम इन दिनों परेशान हो। मुझसे रहा न गया, मुझे आना पड़ा। मैं इन 3 वर्षों में कई बार परेशान रहा हूँ, लेकिन तुमने इन 3 वर्षों में इधर आने का कभी कष्ट नहीं किया। आज अचानक तुम्हें मेरी परेशानी पर कैसे दया आ गई? फरामरस, इस तरह बातें न करो। सबके सामने ऐसी बातें नहीं की जा सकती। क्या तुम मुझे अपने घर में कदम नहीं रखने दोगे? नहीं। फरामरस, तहमीना, शीशे में बाल आ चुका है। तुम यहाँ हंगामा मचाने क्यों आई हो? मैं तुम्हें अपने घर में कदम रखने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हारी मर्जी से ही हम एक दूसरे से अलग हुए थे। जाओ तहमीना, तुम इस घर का दरवाजा स्वयं ही अपने लिए बंद करके गई थी। फरामरस, मैं यह सुनकर आई हूँ कि तुम परेशान हो। शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं, फरामरस ने घृणापूर्ण स्वर में कहा। विशेष रूप से मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं। यह कहकर डॉक्टर फर्राम रज़ी भीतर की ओर मुड़े। ठीक उसी समय तहमीना बाहें फैलाकर डॉक्टर की छाती की ओर उछल पड़ी। उसका पूरा बोझ डॉक्टर पर पड़ा। डॉक्टर पीछे की ओर गिरे। तहमीना उनके ऊपर गिरी। फिर तहमीना ने उठकर भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के भीतर से तहमीना की आवाज आई, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम इन दिनों इस गोरी चमड़ी वाली मार्गरेट के साथ रह रहे हो। तुम समझते हो कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। मैं तुम्हारा यह सारा खेल बिगाड़ दूंगी। तुम हमेशा मुझ पर आरोप लगाते रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे किसी आरोप की परवाह नहीं करती।
मुझे कोई मेरे ही घर से नहीं निकाल सकता। मैं? एकाएक वह कुछ कहते कहते रुक गई। फिर एक चीख गूंजी और फिर किसी चीज के धम से गिरने की आवाज आई। मेजर ने लपक कर दरवाजे पर दस्तक दी। मिस मार्गरेट भी दौड़ती हुई आ गई। दरवाजा खोलो, मेजर ने कहा। भीतर से किसी ने उत्तर न दिया। मेजर बंद दरवाजे को खोलना जानता था। उसने पीछे हटकर दरवाजे पर अपने कंधे की चोट लगाई। तीसरी चोट पर दरवाजा खट से खुल गया। दरवाजे से जरा पीछे हटकर डॉक्टर फर्राम रज़दी खड़े थे। उनके गालों पर बहुत सी खराशें थी। एक खराश से खून बह रहा था और तहमीना डॉक्टर के कदमों में बेहोश पड़ी थी। आप कौन है? डॉक्टर फर्राम रज़दी ने प्रश्न किया। अब मेजर ने यही उचित समझा कि अपने आप को प्रकट कर दे। उसने बड़े इत्मीनान से कहा, मैं एक जासूस हूं, मेजर बलवंत। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको यह सूचना देने आया हूँ कि कल रात आपके मित्र डॉक्टर दस्तूर हरमस जी की हत्या कर दी गई है। क्या कहा? और डॉक्टर फर्राम रज़दी का मुंह खुले का खुला रह गया। नेल पॉलिश की शीशी। मेजर के इस रहस्य उद्घाटन पर डॉक्टर फरमान रज़दी ने अपने बाल अपनी उंगलियों पर लपेट लिए, जैसे वह अपने सिर के सारे बाल उखाड़ देना चाहते हों। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता, यह नहीं हो सकता। इतने योग्य डॉक्टर की कौन हत्या करना चाहेगा? नए ढंग के अस्पताल के बारे में मेरा सपना मिट्टी में मिला जा रहा है। इतने में एक कराह के साथ तहमीना उठी और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी। मेजर ने एक ही नजर में देख लिया कि तहमीना के नाखून बहुत बड़े हुए थे और उसकी 2 उंगलियों के नाखूनों से डॉक्टर फरमान रज़दी के गाल से उखड़ी हुई रक्त रंजित खाल चिमटी हुई थी। तहमीना मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई मकान से बाहर निकल गई। उसने जाते जाते मिस मार्गरेट पर प्रकोपात्मक नजर डाली। सड़क पर जाकर तहमीना ने एक खाली गुजरती हुई टैक्सी रोकी। टैक्सी में बैठकर उसने ड्राइवर को आदेश दिया, किंग सर्कल, और फिर वह अपने नाखूनों की ओर देखने लगी। उसने अपना हैंडबैग खोला, उसमें से नेल फाइल निकाली। उसने नेल फाइल से अपने नाखून साफ कर दिए। उसने अपने नाखूनों पर से नेल पॉलिश भी उतार दी। उसकी टैक्सी अब मरीन ड्राइव से दूर निकल गई थी। मेजर बलवंत ने कहा, डॉक्टर दस्तूर हरमस जी कल रात जब कार में आ रहे थे तो उनकी कार सामने से आती हुई कार से टकरा गई। डॉक्टर हरमस जी एक बड़ी कार में थे। इसके बावजूद वे भयंकर रूप से घायल हुए। उनके माथे में चोट लगी। और उस कार का क्या हुआ जो हरमस जी की कार से टकराई? मेजर को अभी दुर्घटना का पूरा विवरण मालूम नहीं हुआ था। उसने बात बनाई, उस कार को और उस कार में बैठे लोगों को कोई हानि नहीं पहुंची। उस कार को हानि नहीं पहुंची और उस कार के लोग बच गए, इसलिए आप समझ रहे हैं कि मेरे मित्र की हत्या कर दी गई। वह एक प्राकृतिक दुर्घटना भी तो हो सकती है। दूसरी कार वालों ने जब दस्तूर हरमत जी को बुरी तरह घायल देखा होगा तो वे भाग खड़े हुए होंगे। चलिए हम यह मान लेते हैं कि डॉक्टर दस्तूर की दुर्घटना से मृत्यु हुई, लेकिन इस सवाल का आपके पास क्या जवाब है कि डॉक्टर दस्तूर को संदेह था कि उन पर कातिलाना हमला होगा? आपके मित्र ने इसकी आपसे चर्चा भी की थी। डॉक्टर दस्तूर कभी कभी बहकी बहकी बातें किया करते थे। मैंने तो उनके इस भ्रम का मजाक उड़ाया था कि कोई उनकी हत्या करना चाहता है। अब मेजर ने पैंतरा बदला और कहा, डॉक्टर साहब, आपकी पत्नी तहमीना ने अभी अभी यह जिक्र किया था कि इन दिनों आप परेशान हैं। आपको क्या परेशानी है? मुझे, डॉक्टर फरमारस ने यह कहा और उनका हाथ अचानक उनके गले की ओर चला गया। मेरा? मेजर ने देखा कि डॉक्टर फरमारस के कंठ से घुटी हुई आवाज निकल रही थी। मेरा गला घुटा जा रहा है, डॉक्टर फरमारस ने कहा। पानी! मिस मार्गरेट किचन की ओर दौड़ गई। डॉक्टर फरमारस की रंगत बदलती जा रही थी। मेजर के दिल में 2 मिनट पहले जो संदेह उत्पन्न हुआ था वह एक वास्तविकता बनता जा रहा था। डॉक्टर फरमान रस के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उन्होंने पहले से अधिक घुटी हुई आवाज में कहा, मेरा बदन ठंडा पड़ता जा रहा है। डॉक्टर फरमान रस, पानी पीकर आप मेरे साथ चलिए। मैं समझता हूँ कि आप पर कोई घातक विष असर कर रहा है। ओह माय गॉड, कहीं तहमीना के नाखून विषाक्त तो नहीं थे? हाँ, मुझे तुरंत अस्पताल ले चलो। मिस मार्गरेट पानी ले आई। डॉक्टर फरमान रस के कंठ से कठिनता पूर्वक 2 घूंट नीचे उतरे।
मेजर और मिस मार्गरेट ने डॉक्टर फरमान रस को सहारा दिया। वे दोनों उन्हें मेजर की कार तक ले आए। डॉक्टर को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया गया। मेजर ने कार स्टार्ट की और फिर जल्दी ही उसकी गति तेज करके वह जनरल अस्पताल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने मुड़कर डॉक्टर की ओर देखा और पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी हालत अच्छी नहीं। डॉक्टर की आवाज इतनी बैठी हुई थी कि मेजर उसे कठिनता से सुन पाया। एकाएक एक ख्याल बिजली की तरह मेजर के मस्तिष्क में कौंध गया। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, इन दिनों आपकी पत्नी तहमीना कहाँ रहती है? डॉक्टर ने मृत प्राय स्वर में कहा, 45 क्रेसेंट विला, बांद्रा। मेजर ने यह पता दिमाग में बिठा लिया। मेजर बलवंत 15 मिनट में जनरल अस्पताल में पहुंच गया। उसने ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर से अपना और डॉक्टर फरमान रस का परिचय कराया और संक्षेप में सारा किस्सा सुना दिया कि डॉक्टर फरमान रस की स्थिति एकाएक क्यों इतनी बिगड़ गई है। ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर मेजर और डॉक्टर फराम रस के नाम से परिचित था। वह तेजी से हरकत में आ गया। उसने तुरंत विषयों के विशेषज्ञ 2 डॉक्टर बुलवा लिए और वे डॉक्टर फरमान रस की चिकित्सा में व्यस्त हो गए। एकाएक मेजर को याद आया कि आज सुबह 1.5 घंटा पहले मोटे शीशों की ऐनक वाला एक व्यक्ति डॉक्टर फरमान रस से मिला था और उसने अपना कार्ड डॉक्टर फरमान रस को दिया था, जिसे डॉक्टर ने जेब में रख लिया था। मेजर ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर से पुनः मिला और उससे बोला, डॉक्टर फरमान रस के कुर्ते में एक कार्ड है, मुझे उसकी बड़ी जरूरत है। आपने डॉक्टर फरमान रस के कपड़े तब्दील कराए होंगे, कृपया वह कार्ड मुझे ला दीजिए। डॉक्टर ने वह कार्ड लाकर मेजर को दे दिया। मेजर ने वह कार्ड पढ़ा, M.N. निश्चल, 24 क्रेसेंट विला, बांद्रा। मेजर ने कार्ड को पलटकर देखा। उस पर पेंसिल से लिखा हुआ था 1650 रुपए IR। मेजर इन अंकों और अक्षरों का मतलब न समझ सका। वह एक बात पर हैरान था कि तहमीना और निश्चल एक ही बिल्डिंग में रहते थे। मेजर बलवंत की कार फर्राटे भरती हुई बांद्रा की ओर जा रही थी, लेकिन वह जहां जा रहा था वहां 1 घंटा पहले मोटे शीशों की ऐनक वाला व्यक्ति क्रेसेंट विला की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों में सिगरेट की कश लगाता हुआ किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। 1 घंटा पहले तहमीना ने क्रेसेंट विला के सामने टैक्सी रुकवाई थी, ड्राइवर को उसका किराया दिया था और क्रेसेंट विला की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। तहमीना दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंची तो मोटे शीशों की ऐनक वाले मिस्टर निश्चल ने उसका बाजू पकड़ लिया। तहमीना ने बल खाकर अपना बाजू उसके हाथ से छुड़ा दिया और बोली, तुम नीचे चलो, मैं आती हूँ। तहमीना ने अपने फ्लैट नंबर 45 का दरवाजा खोला। उसने अपने फ्लैट में कदम रखा और अपना बैग जोर से पलंग पर दे मारा और बोली, फराम रज ने मेरा अपमान किया है, मुझे फिर ठुकरा दिया है। सहसा तहमीना ने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। निश्चल उसके पीछे चला आया था। तुम मेरे पीछे पीछे चले आए? केवल 1 मिनट के लिए आया हूँ। यह कहकर निश्चल तहमीना की श्रृंगार मेज के पास गया। उसने तहमीना की नजर बचाकर श्रृंगार मेज पर से नेल पॉलिश की शीशी उठा ली और नीचे चला गया। 10 मिनट बाद तहमीना ने निचली मंजिल के फ्लैट नंबर 24 में प्रवेश किया। निश्चल पुस्तकों से अटी हुई मेज के पीछे बैठा था। तहमीना चुपचाप उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारे चेहरे से मालूम होता है कि तुम सफल नहीं हुई, निश्चल ने कहा। वह जानवर है, उसने मेरी कनपट्टी पर मुक्का मारा। मेरा जी चाहता था कि मैं उसके टुकड़े टुकड़े उड़ा दूं। तहमीना ने कहा। ऐसी बात मुंह से ना निकालो, निश्चल ने कहा। सावधानी से काम लो, नहीं तो तुम्हें अफसोस होगा। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तुमने उससे ठीक ढंग से बात नहीं की होगी, निश्चल ने कहा। तुम्हें क्या मालूम, मैंने उससे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया, घर में कदम न रखने दिया। खैर, वह भी याद रखेगा, मैंने उसका हुलिया बिगाड़ दिया है। अपने नाखूनों से मैंने उसका मुंह नोच लिया है। सच? निश्चल बोला। हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर वह न माने तो उसका मुंह नोच लेना। उसके चेहरे पर खराशी कैसी थी? बहुत गहरी थी। सच? हाँ, उसके गाल की खाल तक उधड़ गई। गुड गर्ल, घबराओ नहीं, मैं उसे अपना कार्ड दे आया हूँ, वह मेरे पास जरूर आएगा। वह न माना तो मैं उससे तुम्हारा बदला लूंगा। इस समय तुम जाओ, आराम करो। हाँ, मेरे कान और कनपट्टी में दर्द है, जानवर, भेड़िया। यह कहकर तहमीना उठी और ऊपर चली गई।
तहमीना के जाते ही निश्चल को जैसे पिच्छू ने काट लिया। वह तेजी से मेज के पीछे से उठा और उसने अलमारी खोलकर एक सूटकेस में अपने कपड़े रखने शुरू कर दिए। उसने सारा जरूरी सामान सूटकेस में रखकर उसे बंद कर दिया। फिर उसने एक ट्रंक में से बड़ा सा बटुआ निकाला और उसमें जितने नोट थे अपने कोट की जेब में डाल लिए। कुछ देर बाद उसने मेज की दराज में से नेल पॉलिश की वह शीशी निकाली जिसे वह तहमीना के कमरे से उठा लाया था। उसने वह शीशी वॉश बेसिन में जाकर तोड़ दी और नल का मुंह खोल दिया। हर प्रकार से संतुष्ट होकर वह अपने फ्लैट से बाहर निकला। उसने दरवाजे पर ताला लगाया और सड़क पर आ गया। उसने एक खाली टैक्सी रोकी और उसमें सवार हो गया। फिर दबी जबान में उसने ड्राइवर को कहीं चलने के लिए कहा। उसके जाने के 10 मिनट के बाद मेजर की कार क्रेसेंट विला के सामने जाकर रुकी। मेजर ने क्रेसेंट विला का फ्लैट नंबर 24 बंद पाया जिसमें M.N. निश्चल रहता था। मेजर ने दूसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 45 के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से तहमीना की आवाज आई, निश्चल तुम हो? मेजर तहमीना के मुंह से निश्चल का नाम सुनकर हैरान हुआ। दोनों एक दूसरे के गहरे वाकिफ मालूम होते थे। निश्चल नहीं, मैं मेजर बलवंत हूँ। कौन मेजर बलवंत? भीतर से तहमीना ने पूछा। जासूस मेजर बलवंत। भीतर पलंग चरमराया। 2 मिनट के बाद दरवाजा खोल दिया गया। पहले तो तहमीना मेजर को देखकर ठिठक गई, फिर संभल कर बोली, आप सुबह मेरे पति के यहाँ थे? जी हाँ। क्या आप मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं देंगी? आइए। तहमीना दरवाजे में से हट गई। मेजर ने कमरे में प्रवेश किया और सीधा एक कुर्सी पर जा बैठा। वह फ्लैट किसी नौकरी पेशा स्त्री का फ्लैट मालूम होता था। क्या आपको मेरे पति ने यहाँ भेजा है? मिसेस तहमीना ने भी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यूं ही समझ लीजिए, मेजर ने कहा और फिर कुछ सोचते हुए बड़े गंभीर स्वर में बोला, मिसेस तहमीना, आपने अपने पति को विष क्यों दिया? विष? अपने पति को? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिसेस तहमीना, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश न करो। आपके नाखूनों पर विष लगा हुआ था। नाखूनों पर विष? आपके नाखूनों की नेल पॉलिश में विष था, मेजर ने कहा। ओ माय गॉड, मिसेस तहमीना ने कहा। ठहरिए। वह तेजी से उठी और अपनी श्रृंगार मेज की ओर गई। नेल पॉलिश यहाँ नहीं है। ओह, अब मैं समझी। निश्चल मेरे पीछे पीछे क्यों चला आया था? वही नेल पॉलिश उठाकर ले गया है। नेल पॉलिश में उसने विष मिलाया होगा। यह आप कैसी बातें कर रही हैं? ओ माय गॉड, मिसेस तहमीना के मुंह से पुनः निकला। फराम रस अच्छा तो है? मिसेस तहमीना ने भय से कांपते हुए पूछा। डॉक्टर फराम रस जनरल अस्पताल में है। 1 घंटे के बाद पता चलेगा कि वह किस हाल में है, मेजर ने कहा। मिसेस तहमीना, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने अपने पति को विष क्यों दिया? ठहरिए ठहरिए, मैं अभी आपके सवाल का जवाब देती हूँ। पहले मुझे एक आघात से संभल लेने दीजिए। आघात? कैसा आघात? निश्चल ने मेरे हाथों से मेरे पति की हत्या करवानी चाहिए। निश्चल ने? हाँ, वह मेरी नेल पॉलिश की शीशी में विष मिला गया। उसी ने मुझे फराम रस के पास भेजा था। उसी ने मुझे निर्देश दिया था कि मैं अपने पति के पास जाऊं, क्योंकि वह सख्त परेशान है। शायद वह मुझे अपना ले, और उसने मुझे परामर्श दिया कि अगर फराम रस मुझे ठुकरा दे तो मैं उसका मुंह नोच लूं। आप मेरे साथ जरा उसके पास चलिए। वह अपने फ्लैट में नहीं है। अभी 15-20 मिनट पहले तो वहां था, लेकिन अब वह जा चुका है, मेजर ने कहा। जा चुका है? इसका मतलब तो यह हुआ कि वह यहाँ से हमेशा के लिए चला गया है। मेरे 600 रुपए उसके पास थे। कल उसे जाकर मेरे बीमे का प्रीमियम जमा कराना था, मिसेस तहमीना ने कहा। चलिए, आप मेरे साथ उसके फ्लैट में चलिए। आप उसके कमरे का ताला कैसे खोलेंगे? तहमीना ने पूछा। खोल लूंगा, आप आइए तो सही। मेजर ने मास्टर चाबी से निश्चल के फ्लैट का ताला खोल दिया। दोनों भीतर प्रवेश हुए। मेजर ने बिखरी हुई चीजें देखकर कहा, मुझे आशा नहीं कि आपका रुपया यहाँ हो। वह रुपया पैसा इस सफेद ट्रंक पे रखा करता था। मेजर ने वह ट्रंक भी खोल दिया। उसके भीतर खाली बटुआ पड़ा था। मेजर ने कमरे का जायजा लिया। उसे वॉश बेसिन में नेल पॉलिश की टूटी हुई शीशी मिली। नल खुला होने पर भी शीशी में थोड़ी सी नेल पॉलिश बच रही थी। मेजर ने लपक कर वह शीशी उठा ली। शीशी के टूटे हुए भाग में पॉलिश की कम से कम 20-30 बूंदें थी।
मेजर ने एक डेटॉल की शीशी खाली की, उसे साबुन से अच्छी तरह धोया और नेल पॉलिश की बूंदें उसमें सुरक्षित कर ली। मेजर और मिसेस तहमीना निश्चल के फ्लैट से निकले। मेजर ने उसके दरवाजे पर दोबारा ताला लगा दिया। वापस मिसेस तहमीना के कमरे में पहुंचकर मेजर ने उससे कहा, निश्चल यहाँ कब से रह रहा है और आप उसे कब से जानती हैं? वह इसी महीने में इस बिल्डिंग में आया था, मेरी सिफारिश पर। मैं एवरीबॉडीज बुक शॉप में नौकर हूँ। हमारी बुक शॉप ने कम्युनिटी हॉल में एक प्रदर्शनी लगाई थी। निश्चल वहां आया। वह उच्च श्रेणी का शिक्षित व्यक्ति था। मैं उससे प्रभावित हुई। मुझे ऐसे नौजवान की जरूरत थी जिसका मानसिक स्तर मेरे मानसिक स्तर के बराबर हो। आपको ऐसे नौजवान की जरूरत थी? जी हाँ। रोटी के बाद मनुष्य की दूसरी महत्वपूर्ण जरूरत क्या होती है? मिसेस तहमीना ने कहा। सेक्स, मेजर ने संक्षिप्त उत्तर दिया। फिर आपने मुझसे यह सवाल क्यों किया? मेजर हैरान हुआ कि मिसेस तहमीना अपने विचारों के लिहाज से पश्चिमी स्त्रियों से भी 2-4 हाथ आगे थी। निश्चल कहीं काम करता था? मैंने उससे कभी पूछा नहीं था, लेकिन उसने स्वयं ही मुझे बताया था कि वह रिसर्च का काम करता था, यानी विश्वविद्यालयों के रिसर्च स्कॉलर्स को उनकी रिसर्च में सहायता किया करता था। और उसने मुझे यह भी बताया था कि उसे शीघ्र ही एक भारी रकम मिलने वाली है, जिससे वह 2 साल तक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेगा। क्या उसने आपसे कभी रुपया मांगा था? नहीं। सुनिए मिसेस तहमीना, मुझे इस बात को तो प्रमाण मिल गया है कि आपने जानबूझकर अपने पति को विष नहीं दिया, और मैं आपको पुलिस की गिरफ्त से बचाने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको यह गलतफहमी है कि आपने निश्चल को प्राप्त किया। निश्चल ने आपको प्राप्त किया था। क्या मतलब? मैं समझता हूँ कि उसे किसी ने आपके निकट आने के लिए भेजा था। कोई आपके द्वारा आपके पति की हत्या करवाना चाहता था। मिसेस तहमीना, आपको यहाँ होशियारी से रहना होगा। अगर आप मकान बदल लें तो इस पते पर मुझे सूचित कर दीजिएगा। यह कहकर मेजर ने अपना परिचय कार्ड उसे दे दिया। मेजर मिसेस तहमीना के फ्लैट से बाहर निकला। भीतर मिसेस तहमीना देर तक स्तब्ध रही। वहां से मेजर अपने मित्र डॉक्टर सोहराब के पास पहुंचा और उसे सारा किस्सा सुनाकर नेल पॉलिश की शीशी में से निकाली हुई बूंदों वाली शीशी उसे दे दी। डॉक्टर सोहराब ने रासायनिक परीक्षण के बाद घोषणा की कि नेल पॉलिश में विष था। भाग 4, पासपोर्ट। निश्चल क्रेसेंट विला बांद्रा वाले अपने फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ आया तो उसने अपनी टैक्सी मोहम्मद अली रोड पर रुकवा दी। टैक्सी का किराया दिया और अपना सूटकेस हाथ में लिए हुए थोड़ी दूर आगे जाकर एक गली में मुड़ गया। वह एक जर्जर से मकान के सामने जाकर रुका, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह मुस्कुराया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह मकान बाहर से तो जर्जर था, लेकिन भीतर से बहुत साफ सुथरा और सुसज्जित था। वह ऊपर की मंजिल में एक गलियारे में पहुंचा और उसने चौथे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? भीतर से एक भारी आवाज आई। निश्चल, आ जाओ। निश्चल ने ठोकर से दरवाजा खोला और सूटकेस लिए हुए कमरे में प्रवेश किया। तुम आ गए? हाँ। अपना काम पूरा करके आ रहे हो? हाँ। और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा काम कर दें? काम पूरा कर देने के बाद हर कोई चाहता है कि उसे उसके काम का मुआवजा मिल जाए। हमें रिपोर्ट मिल चुकी है कि तुमने अपना काम बड़ी खूबी से अंजाम दिया है। जनरल अस्पताल में डॉक्टर फराम रज अभी तक होश में नहीं आया। कुछ डॉक्टरों की राय है कि उसका बचना कठिन है। अब तुम हमसे क्या आशा रखते हो? मेरा पासपोर्ट तैयार है? तैयार है। दूसरे कागजात तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। और हवाई जहाज का टिकट खरीद चुके हैं। क्या मैं कल की फ्लाइट से शिकागो के लिए रवाना हो सकता हूँ? हो सकते हो। और विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज, उसका भी प्रबंध कर दिया गया है। मेज के पीछे बैठे हुए एक रौबीले व्यक्ति ने कहा, और फिर उसने अपनी कुर्सी के नीचे हाथ फैलाकर एक बैग उठाया और निश्चल के हवाले कर दिया। इसके बाद उसने निर्देशात्मक स्वर में निश्चल से कहा, आज की रात किसी साधारण से होटल में गुजारना। माहिम के किसी घटिया होटल में रहो तो और भी अच्छा है। वहां से सांता क्रूज का हवाई अड्डा भी करीब है। मैं ऐसा ही करूंगा, निश्चल ने कहा। रौबीले व्यक्ति ने निश्चल की ओर हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुमने हमारा काम पूरा कर दिया।
और हमने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। हिसाब साफ हो गया। मेरी कामना है कि तुम्हारा सफर अच्छा कटे और तुम जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। एक दिन सबको अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचना है। अच्छा, अब बैग खोलकर देख लो कि तुम्हारी सब चीजें इसमें मौजूद हैं या नहीं। निश्चल ने बैग खोला, अपनी सारी चीजों की जांच की और संतोष व्यक्त करते हुए रौबीले व्यक्ति का धन्यवाद किया। इसके बाद निश्चल उस जर्जर मकान से नीचे उतरा। अभी उसने आधी गली पार की थी कि उसके दिल में भय की एक लहर दौड़ गई। वह जान गया था कि एक लंबे कद का व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। उसका मस्तिष्क बहुत से विचारों से भर गया। क्या वह पुलिस का आदमी था? क्या यह भेद खुल गया था कि डॉक्टर फरामरस को कैसे विष दिया गया? नहीं नहीं, वह पुलिस का आदमी नहीं हो सकता। निश्चल तेज तेज कदम उठाने लगा। उसने सड़क पर आकर एक टैक्सी रोकी। टैक्सी में बैठकर उसने ड्राइवर से कहा, माहिम चलो। वह टैक्सी में बैठा हुआ भी इस प्रकार के भय का अनुभव कर रहा था जैसे वह टैक्सी में न जा रहा हो, मौत की गाड़ी में जा रहा हो। उसने मुड़कर देखा। एक कार टैक्सी के पीछे आ रही थी। अब निश्चल की टैक्सी कैडल रोड और माहिम के बीच सड़क के एक वीरान टुकड़े पर जा रही थी। एकाएक पीछे आने वाली कार और उसकी टैक्सी के मध्य अंतर कम होने लगा। अब निश्चल को रौबीले व्यक्ति का वह वाक्य याद आया। एक दिन सबको अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचना है, और वह कपकपा उठा। कार अब उसकी टैक्सी के बराबर आ गई थी। उसने कार के पिछले दरवाजे से एक लंबी नाली का पिस्तौल निकला हुआ देखा। उस पिस्तौल पर साइलेंसर लगा हुआ था। पिस्तौल से शोला निकला, लेकिन गोली चलने की आवाज पैदा न हुई। उसने अपनी छाती में जलन का अनुभव किया। उसका हाथ छाती पर पहुंचा। इसके साथ ही वह सीट पर आगे को झुका और फिर ठंडा होकर एक ओर लुढ़क गया। टैक्सी का पीछा करने वाली गाड़ी बिजली किसी गति के साथ नजरों से ओझल हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोककर शोर मचा दिया। उसे पता चल चुका था कि उसकी टैक्सी में जो व्यक्ति बैठा था उसे गोली मार दी गई थी। देखते देखते टैक्सी के गिर्द लोगों की भीड़ लग गई। थोड़ी देर बाद स्थानीय पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए और पूछताछ तथा आवश्यक कार्यवाही में व्यस्त हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर जमील कोठारी ने लाश का निरीक्षण किया, सूटकेस और बैग की तलाशी ली। उसने पुलिस डॉक्टर से कहा, यह जाली पासपोर्ट है, दूसरे कागजात भी जाली हैं और यह फॉरेन एक्सचेंज भी जाली है। किसी ने इस नौजवान को धोखा दिया है। रोबीले व्यक्ति ने निश्चल को उसकी अंतिम मंजिल पर पहुंचा दिया था। मेजर बलवंत को अकेले ही ऑफिस में आते देखकर डोरा और सोनिया बड़ी हैरान हुई। सुधीर कहाँ है? सोनिया ने पूछा। डॉक्टर सुलेमान के क्लिनिक में। क्लिनिक में? डोरा ने भयभीत होकर कहा। मेजर सुधीर के प्रति डोरा की भावनाओं से परिचित था और जानता था कि वह सुधीर से अथाह प्रेम करती थी। मेजर ने सोनिया और डोरा को अब तक का सारा किस्सा सुनाया और कहा, जासूस को अंधाधुंध कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। उसे अपने होश हवास कायम रखने चाहिए। सुधीर अगर बेतहाशा खिड़की में से न कूदता तो उसे कभी गोली नहीं लग सकती थी। फिर भी भगवान का शुक्र है कि वह बच गया। डोरा, डॉक्टर सुलेमान के क्लिनिक में फोन करो कि सुधीर की हालत कैसी है। डोरा ने बड़ी अधीरता से टेलीफोन डायरेक्टरी के पन्ने पलटे। उसमें से डॉक्टर सुलेमान का पता और फोन नंबर नोट किया। कांपती हुई उंगलियों से नंबर मिलाया और बोली, हेलो डॉक्टर सुलेमान। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर साहब, मैं मेजर बलवंत की असिस्टेंट बोल रही हूँ। मिस्टर सुधीर का क्या हाल है? मिस्टर सुधीर क्षण प्रतिक्षण ठीक हो रहे हैं। इस समय वह बिल्कुल होश में है। थैंक यू डॉक्टर साहब, डोरा ने प्रसन्न होकर कहा और रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। और फिर उसने मेजर की ओर लजाई हुई नजरों से देखा और बोली, मैं डॉक्टर सुलेमान के यहाँ जा रही हूँ। जाओ। मेजर ने खुशी से अनुमति दे दी। डोरा ऑफिस से चली गई तो सोनिया ने मेजर से कहा, आपने एक भयानक हत्याकांड का किस्सा सुनाया है। मैं समझती हूँ कि डॉक्टर दस्तूर की हत्या और डॉक्टर फरामरज को विष दिए जाने की वारदात में वह अस्पताल बहुत महत्व रखता है जिसे डॉक्टर दस्तूर और डॉक्टर फरामरज मिलकर बनवा रहे थे। सोनिया, तुमने एक महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत किया है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम ऐसा करो सोनिया कि बांद्रा चली जाओ। वहां क्रेसेंट विला में मिसेस तहमीना रहती है, जाकर उनकी निगरानी करो।
सोनिया अपनी ड्यूटी देने चली गई। उसके जाने के बाद मेजर ने फोन का रिसीवर क्रेडल पर से उठाकर मिस शाहिना दस्तूर का फोन नंबर मिलाया और किंचित विराम के बाद कहा, हेलो। दूसरी ओर से मालती की आवाज आई। कौन? मेजर बलवंत। मालती, कल रात कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? नहीं तो। अच्छा, जरा मिस शाहिना को फोन दो। कुछ सेकंड के बाद मेजर ने कहा, मिस शाहिना? जी, मैं बोल रही हूँ मेजर साहब। मिस शाहिना, क्या आप जानती हैं कि डॉक्टर फराम रज ने अपनी पत्नी तहमीना को किस कारण से अलग किया था? वह आज से 3 साल पहले एक अमेरिकी सैलानी के साथ डॉक्टर की अनुमति लिए बिना 1 हफ्ते के लिए श्रीनगर चली गई थी। ओह, मेजर के मुंह से निकला। आपको हैरान होने की जरूरत नहीं। तहमीना के बारे में प्रसिद्ध है कि वह ओवरसेक्स्ड है और स्त्री पुरुष के संबंधों पर किसी प्रकार के भी अंकुश को अनुचित कैद समझती है। और डॉक्टर फराम रज भारतीय नारी को आदर्श नारी के रूप में देखना चाहते हैं। जब आदर्श और इच्छा में इतनी भिन्नता हो तो फिर निभा होना अधिक मुश्किल हो जाता है। मेजर ने कहा, क्या मैं मालती को भेज दूं? मिस शाहिना ने कहा, नहीं, अभी मालती को आपके पास रहना चाहिए। शायद आपको यह मालूम नहीं कि डॉक्टर फराम रज को विष देकर उनकी हत्या करने की कोशिश की गई है। क्या कहा? मैंने ठीक कहा है, मेजर बोला। मिस शाहिना, आपके पिता डॉक्टर दस्तूर को यह संदेह था कि उन पर कातिलाना हमला किया जाएगा। डॉक्टर फराम रज भी परेशान थे। क्या अस्पताल का निर्माण दोनों मित्रों के लिए जानलेवा बन गया था? मैं कुछ नहीं कह सकती, मिस शाहिना ने कहा। डॉक्टर फराम रज की हालत कैसी है? मैंने जनरल अस्पताल से अभी उनकी हालत के बारे में नहीं पूछा। आप वहां फोन कर सकती हैं। यह कहकर मेजर ने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया और फिर जनरल अस्पताल के डॉक्टर इंचार्ज का फोन नंबर मिलाया। डॉक्टर इंचार्ज ने मेजर को बताया कि डॉक्टर फराम रज को विचित्र प्रकार का विष दिया गया है। उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होगा। आशा है कि वह 2-3 दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस समय तक तो उनकी आंखों की ज्योति, श्रवण शक्ति और वाक शक्ति भी चली गई थी। मेजर ने डॉक्टर इंचार्ज का धन्यवाद किया और बात समाप्त कर दी। फिर वह डोरा और सोनिया के फोन की प्रतीक्षा करता रहा और अंततः तंग आकर उसने दोपहर का खाना खाया और सो गया। शाम को ठीक 4 बजे नौकरानी चाय की प्याली और शाम का समाचार पत्र ले आई। मेजर ने समाचार पत्र में निश्चल की हत्या का समाचार पढ़ा तो वह हैरान रह गया। वह निश्चल की हत्या पर गौर करने लगा और फिर उसने जल्दी से चाय की प्याली खत्म की और तैयार होकर ऑफिस से बाहर निकला। मेजर बलवंत ने बांद्रा पहुंचकर देखा कि सोनिया बड़ी तन्मयता से मिसेस तहमीना की बिल्डिंग की निगरानी कर रही थी। दोनों की आंखें मिली। सोनिया ने इशारे से उसे बता दिया कि मिसेस तहमीना अपने फ्लैट में ही है। मेजर क्रेसेंट विला की दूसरी मंजिल पर पहुंचा। मिसेस तहमीना के फ्लैट के दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। मेजर चकरा गया। सोनिया ने इशारा किया था कि मिसेस तहमीना अपने फ्लैट में थी। सोनिया गलती नहीं कर सकती। मेजर ने अपना पूरा इत्मीनान किया। बिल्डिंग से बाहर जाने का कोई पिछला दरवाजा नहीं था। फिर मिसेस तहमीना सोनिया की नजरों से बचकर कहां चली गई? एकाएक एक विचार से मेजर का दिल धक से रह गया और उसने जल्दी से मास्टर चाबी से मिसेस तहमीना के फ्लैट का ताला खोल डाला। फिर दरवाजे पर हाथ रखकर एक पट खोला और स्वयं दरवाजे में ही खड़ा रहा। मिसेस तहमीना बिल्कुल नग्न अवस्था में छत से लटकी हुई थी। उनके वस्त्र नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। वह छत के साथ इस ढंग से लटकी हुई थी कि उनके दोनों हाथ छत के पंखे के परों के हैंडल से बंधे हुए थे और वह बहुत धीरे धीरे पंखे के साथ घूम रही थी। उस पंखे का रेगुलेटर बता रहा था कि पंखे को पूरी स्पीड पर छोड़ दिया गया था, लेकिन मिसेस तहमीना के बोझ के कारण वह धीरे धीरे चल रहा था। मिसेस तहमीना की गर्दन में कांटेदार तार कसकर उनकी हत्या की गई थी। उनकी गर्दन पर खून जमा हुआ था। मेजर बलवंत ने अपने माथे पर हाथ मारा और वह बड़बड़ाया, मैंने पहले क्यों ना सोचा? ओ भगवान, तेरे ढंग निराले हैं। मैं मिसेस तहमीना को ऐसी दर्दनाक मृत्यु से बचा सकता था, लेकिन होनी को संसार का नश्वर मनुष्य किसी प्रकार नहीं टाल सकता। मेजर बलवंत बाहर निकला और उसने मिसेस तहमीना के फ्लैट पर दोबारा ताला लगा दिया।
वह गर्दन झुकाए हुए सीढ़ियों से उतरा, सोनिया के पास गया और बोला, आओ चले सोनिया। क्यों? क्या आप मिसेस तहमीना के फ्लैट की निगरानी नहीं करनी? मिसेस तहमीना को अब हमारी निगरानी की जरूरत नहीं रही, मेजर ने कहा और सोनिया को बता दिया कि उसने मिसेस तहमीना के कमरे में क्या देखा था। मेजर की बात सुनकर सोनिया ने अपनी उंगली दांतों तले दबा ली। सोनिया ने मेजर की कार की पिछली सीट पर बैठते हुए कहा, यह कैसे संभव है? मैंने किसी संदिग्ध व्यक्ति को क्रेसेंट विला में प्रवेश करते नहीं देखा। मेजर ने कार स्टार्ट कर दी। उसने रास्ते में सोनिया से कहा, तुमसे कोई व्यक्ति नजरअंदाज हो गया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि बिल्डिंग में कौन आया और उससे कौन बाहर गया? जितने लोग बिल्डिंग से बाहर गए या बिल्डिंग में आए, मैंने उन सब पर नजर रखी थी। वे लोग उस बिल्डिंग के रहने वाले थे या उस बिल्डिंग में रहने वालों के संबंधी थे। उनके अतिरिक्त एक अखबार वाला आया, एक दूध वाला आया और सब्जी बेचने वाली एक औरत आई। फिर सोच लो, मेजर ने कहा। सोनिया ने सोचते हुए कहा, अखबार वाले के अतिरिक्त पुस्तकें किराए पर देने और बेचने वाला भी एक व्यक्ति आया था, लेकिन उन दोनों के हुलिये बता रहे थे कि वे सामान्य व्यक्ति हैं। हाँ, दूध वाले पर मुझे कुछ संदेह हो रहा है। क्यों? वह एक लंबे कद का व्यक्ति था, चौड़े और मजबूत हाथ पांव। उसके दूध के डोल के गिर्द मोटी रस्सी बंधी हुई थी, सोनिया ने कहा। मेजर यह बात सुनकर चौंका। उसने सोनिया से कहा, तुमने उसे बिल्डिंग के भीतर जाते और फिर बाहर आते हुए देखा? जी हाँ। जब वह भीतर गया तो तुम्हारे कथनानुसार उसके दूध के डोल के गिर्द मोटी रस्सी बंधी हुई थी। जब वह बिल्डिंग से बाहर आया तो क्या उसके डोल के गिर्द वह मोटी रस्सी थी या नहीं? नहीं थी। बस सोनिया, तुमसे यही चूक हुई। वह दूध वाला ही मिसेस तहमीना का हत्यारा था। सोनिया यह सुनकर चुप हो गई। वह अपनी भूल पर लज्जित थी। भाग 5। टैक्सी वाला। मेजर और सोनिया ऑफिस पहुंचे। डोरा वहां उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। डोरा के चेहरे पर संतोष के चिन्ह थे। मेजर ने उसके सिर के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, सुधीर से बात हुई? जी हाँ। वह अपने ऊपर हुए उस हमले को किस रंग में ले रहा है? उस हमले ने उनका साहस और भी बढ़ा दिया है। वह कह रहे थे कि संसार में अपराध समाप्त करने के संघर्ष में अगर जान भी चली जाए तो मनुष्य को उससे अच्छी मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। सुधीर एक बहादुर नौजवान है, मेजर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सोनिया और डोरा, तुम दोनों को तुरंत एक काम करना चाहिए। आज्ञा दीजिए, डोरा बोली। डोरा, तुम क्रोकोडाइल को दरबे से निकाल लो। सोनिया तुम्हें बांद्रा ले जाएगी। और फिर वह सोनिया से संबोधित हुआ। सोनिया, तुम मिसेस तहमीना के फ्लैट से वाकिफ हो। मास्टर चाबी से उनका फ्लैट खोलना, क्रोकोडाइल को उनका कमरा सुंघाना और फिर बड़ी सावधानी से उसका पीछा करना। तुम दोनों को पूरी तरह लैस होकर जाना होगा। मैं तुम्हारे वापस आने के बाद ही फोन पर बांद्रा पुलिस को मिसेस तहमीना की हत्या की सूचना दूंगा। डोरा और सोनिया तैयार होने चली गई। वे तैयार होकर आई और दरवाजे की ओर बढ़ी तो मेजर ने पूछा, तुम दोनों ने अपनी कलाई पर ट्रांसमीटर घड़ी बांध ली है ना? जी हाँ, कहकर सोनिया और डोरा ऑफिस से बाहर चली गई और क्रोकोडाइल को अपने साथ ले गई। पौन घंटे के बाद बांद्रा के क्रेसेंट विला की दूसरी मंजिल पर मिसेस तहमीना का फ्लैट सूंघने के बाद क्रोकोडाइल ने हत्यारे की तलाश की यात्रा प्रारंभ किया। डोरा और सोनिया एक कार में उसके पीछे पीछे थी। क्रोकोडाइल अंधाधुंध जा रहा था, जैसे वह अपने मार्ग को पहचानता हो। क्रोकोडाइल उन दोनों को मोहम्मद अली रोड पर ले गया और फिर वह एक गली के नुक्कड़ पर जाकर रुक गया। सोनिया ने अपनी कार सड़क के किनारे लगा दी। वे दोनों कार से निकली और कार को बंद करके उस गली की तरफ चल पड़ी। दूर गली से एक लंबा तगड़ा व्यक्ति गली के नुक्कड़ की ओर आया और एक भटियारे की दुकान में दाखिल हो गया। वह भटियारे की दुकान से निकला तो उसके हाथ में एक प्लेट थी और प्लेट में मांस था। उसने वह प्लेट क्रोकोडाइल के सामने रख दी। क्रोकोडाइल के कान खड़े हो गए। मांस की गंध उसके दिमाग में चढ़ने लगी। उसने प्लेट सूंघी लेकिन उसमें मुंह न मारा। क्रोकोडाइल एक प्रशिक्षित कुत्ता था। उसे सिखाया गया था कि वह किसी अपरिचित द्वारा दी गई कोई चीज कभी नहीं खाएगा। क्रोकोडाइल प्लेट को वहीं छोड़कर आगे निकल गया। प्लेट के मांस की गंध चारों ओर फैल गई थी।
2-3 कुत्ते न जाने कहां से आ गए और वे प्लेट में पड़े हुए मांस के टुकड़े ले उड़े। लंबा तगड़ा व्यक्ति लंबे लंबे डग भरता गली को पार करके गायब हो गया। डोरा और सोनिया ने उसे बस एक नजर देखा। क्रोकोडाइल उस बिल्डिंग के सामने जा खड़ा हुआ जो बाहर से बिल्कुल जर्जर थी। फिर क्रोकोडाइल उस बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ गया। डोरा और सोनिया भी हाथ में रिवॉल्वर लिए बेधड़क उस बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए वे निर्भय थी। गलियारे से गुजरकर उन्होंने देखा कि मकान का एक भाग साफ सुथरा और आधुनिक ढंग का था। मकान के उस भाग में 2 कमरे थे। एक कमरे के ऊपर शीशे का बोर्ड लगा था जिस पर लिखा हुआ था ऑल वर्ल्ड ट्रेवल एजेंसी। सोनिया ने मास्टर चाबी से उस कमरे का ताला खोला। दोनों उस कमरे में प्रविष्ट हुई। वह सचमुच ट्रेवल एजेंसी का ऑफिस मालूम होता था। दीवारों पर नक्शे थे। 2 मेजों पर टाइपराइटर थे। एक पर फोन था। उन्होंने देखा कि वह फोन एक्सटेंशन लाइन का था। इसका मतलब था कि असल फोन कहीं और था। दोनों ने वहां पड़े हुए कागजात का निरीक्षण किया। वे व्यापारिक कागज पत्र थे। फिर वे दोनों दूसरे कमरे में गई। वह शयनागार था और वहां संक्षिप्त सा सामान था। सूटकेसों में कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था और उन कपड़ों पर धोबी का मार्का या लॉन्ड्री का निशान तक नहीं था। लेकिन सूटकेसों में जो 4 सूट थे, उनके प्रत्येक कोट की भीतरी छोटी जेब के ऊपर कपड़े का एक सफेद टिकट था, जिसके ऊपर नीले धागे से एक नर्स का चेहरा बनाया गया था और उसकी टोपी पर रेड क्रॉस था। नर्स के चेहरे के नीचे आग की लपटें थी। वह निशान दोनों की समझ में न आया। डोरा ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि चिड़िया यहाँ से उड़ गई है। हाँ, लेकिन इतना पता तो चल गया कि मिसेस तहमीना का हत्यारा उनकी हत्या करने के बाद यहाँ तक आया था। आओ चलें। सोनिया ऑल वर्ल्ड ट्रेवल एजेंसी के कमरे के दरवाजे पर मास्टर चाबी से दोबारा ताला लगा रही थी कि एक जोरदार धमाका हुआ। उस कमरे के दरवाजे से कोई चीज टकराई और दरवाजे की लकड़ी तड़क गई। सोनिया तुरंत पीछे हट गई। तभी सीढ़ियों पर लोगों के चढ़ने की आवाज आई। उन सबके आगे एक हाजी था जो बेहद घबराया हुआ था। क्या हुआ? तुम दोनों कौन हो? हाजी ने पूछा। डोरा और सोनिया ने तुरंत अपना परिचय कार्ड निकाल कर दिखाया और उनको बताया कि वे एक स्त्री की हत्या के संबंध में वहां आई थी। कुछ लोगों ने उन पर विश्वास न किया। उन्होंने अनुरोध किया कि डोरा और सोनिया बिल्डिंग से नीचे न उतरें। वे यह देखेंगे कि उस कमरे के भीतर कैसा धमाका हुआ है। एक मनचला पुलिस को फोन करने चला गया। दूसरा तमाशबीन चौराहे पर ड्यूटी देने वाले कांस्टेबल को बुला लाया। हाजी ने उस कमरे के दरवाजे का ताला तोड़वाया। हाजी मुराद बख्श उस बिल्डिंग का मालिक था। लोग उस कमरे में प्रविष्ट हुए। डोरा और सोनिया भी भीतर चली आई। उस कमरे का पंखा टूटकर गिर पड़ा था। लोहे की कुछ किरचें दीवार से टकरा गई थी। दीवारों में छेद थे। डोरा और सोनिया समझ गई कि उस कमरे के पंखे से कोई टाइम बम बांधकर रखा गया था। बम अधिक शक्तिशाली नहीं था, लेकिन कमरे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की हत्या कर सकता था। एक व्यक्ति ने कहा, इस कमरे में बम फेंका गया है। हाजी ने क्रुद्ध नजरों से डोरा और सोनिया की ओर देखा, लेकिन उनको रिवॉल्वरों से लैस देखकर किसी में उन पर झपटने का साहस न हुआ। लोग काफी देर तक चिमगोइयां करते रहे। हाजी मुराद बख्श मनी मन बल खाता रहा। पुलिस इंस्पेक्टर मोहन दीक्षित 2 सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। वह काफी समय से बंबई में तैनात था। उसने डोरा और सोनिया को पहचान लिया, जिनके चित्र कई बार मेजर बलवंत के साथ अखबारों में छप चुके थे। इंस्पेक्टर ने बड़े सम्मान से सोनिया और डोरा को संबोधित किया। आप यहाँ कैसे? सोनिया ने इंस्पेक्टर को सारा माजरा सुना दिया। अब जो लोगों ने देखा कि इंस्पेक्टर बड़े सम्मान पूर्वक उन लड़कियों से बात कर रहा है, तो वे मन ही मन बहुत लज्जित हुए। हाजी मुराद बख्श तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। सोनिया ने हाजी से पूछा, क्या आप इस मकान के मालिक हैं? जी हाँ, हाजी ने जवाब दिया। आपने अपने मकान का यह भाग कब किराए पर दिया था? अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं। क्या मकान का यह हिस्सा नया बनाया गया है या पहले से बना हुआ था? साहब, सेठ रमेश अग्रवाल ने आज से 20 दिन पहले मकान के इस ऊपर के हिस्से को किराए पर लेने का मुझसे मामला तय किया था। 600 रुपये माहवार किराए पर।
सेठ अग्रवाल ने 12 दिन के भीतर मकान के इस हिस्से का रंग रूप बदलवा लिया था। 5,000 रुपया लगाया था और यह फैसला हुआ था कि यह 5,000 रुपया किराए में से 200 रुपये माहवार के हिसाब से काटा जाएगा। डोरा ने सोनिया के कान में कुछ कहा। सोनिया ने डोरा की बात सुनकर इंस्पेक्टर से कहा, आप मेजर साहब को फोन करके यहाँ बुलवा लीजिए। इंस्पेक्टर दीक्षित ने एक कांस्टेबल को मेजर बलवंत का नंबर देकर नीचे भेजा। तभी एक व्यक्ति ने ऊपर आकर सूचना दी कि गली में 2 कुत्ते मरे पड़े हैं। सोनिया और डोरा समझ गई कि ये दोनों कुत्ते वही होंगे जिन्होंने प्लेट का मांस खाया था। डोरा ने कहा, सोनिया, क्रोकोडाइल को मांस में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की गई। हाँ, लेकिन क्रोकोडाइल आसानी से काबू में आने वाला नहीं। क्रोकोडाइल डिसिप्लिन का पाबंद सिपाही है। यह कहकर सोनिया ने क्रोकोडाइल को पुचकारना शुरू कर दिया। वे सब मेजर की प्रतीक्षा करने लगे। इंस्पेक्टर ने अन्य लोगों को ट्रैवल एजेंसी से निकाल दिया ताकि मेजर बलवंत आए तो उसे कमरे का निरीक्षण करने में आसानी रहे। लोग गलियारे में खड़े हो गए। कुछ मिनट बाद ट्रैवल एजेंसी में फिर एक जोरदार धमाका हुआ। पहले धमाके के ठीक 1 घंटे बाद इस बार कमरे की सारी मेजें टूट गई और कागजों की फाइलें और पुस्तकें फटकर बिखर गई। मेजर बलवंत वहां पहुंचा तो डोरा और सोनिया ने मिलकर तेजी से सारा किस्सा सुना दिया। मेजर क्षण भर के लिए गहरी सोच में डूब गया और फिर इंस्पेक्टर दीक्षित से परिचय के बाद उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, अनावश्यक लोगों को नीचे भेज दीजिए। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबलों को संकेत किया। वे लोगों को खदेड़ कर नीचे ले गए। लोग नीचे चले गए तो मेजर ने इंस्पेक्टर, कांस्टेबलों और डोरा और सोनिया से कहा, आप सब लोग गलियारे में जरा दूर जाकर खड़े हो जाइए। क्यों? सोनिया ने कहा, तुम्ही ने तो, सोनिया, मुझे बताया है कि दूसरा धमाका पहले धमाके से 1 घंटा बाद हुआ। जानती हो इसका क्या मतलब है? नहीं, शत्रु ने अवश्य ही इस कमरे में कुछ और टाइम बम रखे होंगे, मेजर बोला। क्यों? इस बार डोरा ने प्रश्न किया। हत्यारा मिसेस तहमीना को ठिकाने लगाने के बाद जान चुका था कि पुलिस शायद उसके ठिकाने तक पहुंचने में सफल हो जाए। शत्रु को इस बात की शंका भी थी कि यदि पुलिस नहीं तो मैं और मेरी टीम जरूर उसके ठिकाने पर पहुंचेगी। अतएव उसने इस कमरे में 3-4 बम रखे होंगे जो 1-1 घंटे के बाद फट सकते हैं। ओह मेजर साहब, हमें गर्व है कि हम आपकी असिस्टेंट हैं, डोरा ने कहा। मेजर ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में चला गया और वहां 15 मिनट तक रहा। वह ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस से बाहर आया तो उसके हाथ में 2 बम थे, सैनिक ग्रेनेड जिन्हें वह नकारा बना चुका था। उसने उनके फ्यूज निकाल दिए थे। इंस्पेक्टर दीक्षित भी मेजर की दक्षता से अत्यंत प्रभावित हुए। मेजर ने दोनों नाकारा बम इंस्पेक्टर के हवाले कर दिए। ये आपके काम आएंगे शहादत के तौर पर। फिर मेजर ने ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस की पूरी तरह तलाशी ली और उसके बाद इंस्पेक्टर दीक्षित से जाने की आज्ञा ली। मेजर, सोनिया और डोरा अपने ऑफिस में वापस आ गए। आपका इस नई घटना के बारे में क्या विचार है? डोरा ने पूछा। इस घटना से 3 बातें सामने आती हैं, मेजर ने कहा। वे 3 बातें क्या हैं? सोनिया ने प्रश्न किया। पहली बात तो यह है कि हत्या की ये वारदातें एक संगठित दल के द्वारा की जा रही हैं और यह दल शहर में विभिन्न शक्लों में फैला हुआ है। इसी दल ने डॉक्टर दस्तूर की हत्या की और डॉक्टर फरहाम रज़ की हत्या करने की कोशिश की। शायद यह दल डॉक्टर दस्तूर और डॉक्टर फरहाम रज़ का अस्पताल नहीं बनने देना चाहता। यह संदेह इस बात से भी होता है कि इस दल की गुप्त निशानी नर्स है, जिसकी टोपी पर रेड क्रॉस है और नर्स की शक्ल के नीचे आग की लपटों का निशान है। जी हाँ, ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस से मिले हुए शयन कक्ष में जो 4 सूट हमने देखे थे, उनके हर कोट की भीतरी जेब पर सफेद टिकट के रूप में यही चिन्ह था, डोरा ने कहा। इस हत्याकांड से दूसरी बात यह सामने आती है कि इस दल के सदस्य विभिन्न तरीकों से नौजवानों को फंसाते हैं और उनसे हत्याएं करवाते हैं और स्वयं बैकग्राउंड में रहते हैं, मेजर ने कहा। माहिम में निश्चल की हत्या कर दी गई। उसके बैग से अमेरिका का पासपोर्ट, अन्य कागजात और विदेशी मुद्रा निकली। वे सब चीजें जाली थी। ऑल वर्ल्ड ट्रैवल एजेंसी ने उससे अपना काम निकालकर उसकी हत्या कर दी।
क्योंकि निश्चल किसी समय भी उनके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता था। निश्चल ने मिसेस तहमीना के द्वारा डॉक्टर फराम रज़दी को अनोखे ढंग से विष दिया और मिसेस तहमीना की इसलिए हत्या कर दी गई कि उनके द्वारा हम निश्चल तक न पहुंच सकें। मेरी राय यह है कि मिसेस तहमीना की हत्या इसलिए नहीं की गई कि वह निश्चल का भंडाफोड़ कर चुकी थी, बल्कि इसलिए हत्या की गई कि वह डॉक्टर फराम रज़दी के विषय में बहुत सी बातें निश्चल को बता चुकी थी, जिनसे शत्रु ने लाभ उठाया। डोरा बोली, तुम्हारा यह विचार भी ठीक हो सकता है डोरा, मेजर ने कहा। इस हत्याकांड से जो तीसरी बात छलकती है, अब मैं उसकी ओर आता हूँ। तीसरी बात यह है कि हमें शत्रु से एक नहीं कई स्थलों पर लड़ना होगा। हत्या का यह मामला आसानी से नहीं सुलझेगा, जान जोखिम में डालनी होगी। हम इसके लिए तैयार हैं, डोरा और सोनिया ने एक स्वर होकर कहा। हमें तैयार ही रहना चाहिए, क्योंकि शत्रु बहुत तेजी से हरकत कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि उसने अपनी कारगुजारी की एक योजना बना रखी है और वह बिजली की गति से उसे पूरा करना चाहता है, मेजर ने कहा। और मेजर का ख्याल गलत नहीं था। जुहू में मिस शाहिना दस्तूर अपने गैरेज से अपनी कार निकालकर घर की कुछ अत्यावश्यक वस्तुएं खरीदने बाजार जाना चाहती थी। साथ ही वह पुलिस से यह भी पता करना चाहती थी कि पोस्टमार्टम के बाद उसके पिता का शव उसे कब मिलेगा। सुबह से उसके घर संबंधियों का तांता बंधा हुआ था, जो शोक प्रकट करने के लिए आ रहे थे। उसे बाहर जाने का समय नहीं मिला था। उसने बाजार जाने का विचार प्रकट किया तो मालती ने अनुरोध किया कि वह उसके साथ जाएगी। मिस शाहिना गैरेज में अपनी स्टैंडर्ड कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसकी कार का गियर जाम हो गया था और अपने स्थान से हिल तक नहीं रहा था। कल रात को तो यह कार अच्छी भली थी, शाहिना बोली। एकाएक कैसे खराब हो गई? मालती ने प्रश्न किया। यही तो मैं सोच रही हूँ, शाहिना ने कहा। मेरी कार ने मुझे कभी परेशान नहीं किया था। मालती को एक विचार आया। उसने कहा, मैं समझती हूँ कि आपकी कार को कोई खराब कर गया है। वह कल रात को चुपके से आया, उसने आपका गैरेज खोला और कार को खराब कर गया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? शाइना ने पूछा। कोई यह नहीं चाहता था कि आप कार में आज कहीं बाहर जाएं, मालती ने कहा। मुझे आपकी यह दलील जची नहीं। कार खराब हो तो बाहर जाने के लिए फोन करके टैक्सी मंगवाई जा सकती है। कुछ भी हो, अगर शत्रु ने आपकी कार खराब की है तो इसमें उसका कोई उद्देश्य जरूर है, मालती ने कहा। आप जासूस लोग वहमी भी होते हैं, शाइना ने हंसते हुए कहा और वह अपनी कार में से निकल आई। शाइना ने फोन करके टैक्सी मंगवाई। मालती अगली सीट पर जा बैठी और शाइना पिछली सीट पर। शाइना ने गठीले शरीर के टैक्सी ड्राइवर को आदेश दिया, फ्लोरा फाउंटेन चलो। उस समय संध्या का अंधेरा फैल रहा था। गठीले शरीर का टैक्सी ड्राइवर काफी होशियार व्यक्ति मालूम होता था। 2 मील जाकर टैक्सी में कुछ आवाज पैदा हुई। ड्राइवर ने टैक्सी रोकते हुए कहा, अब इस टैक्सी का इंजन बूढ़ा हो गया है, कभी कभी बहुत तकलीफ देता है। आपको सिर्फ 10 मिनट रुकना पड़ेगा। टैक्सी ड्राइवर ने डिक्की में से कुछ यंत्र निकाले और फिर आगे जाकर इंजन का हुड ऊपर खड़ा कर दिया। इधर उधर के पेच खोलने और कसने में उसने 10 मिनट लगा दिए, लेकिन अभी तक टैक्सी ठीक होने के लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। टैक्सी की अगली सीट तंग थी, जिससे मालती की टांगे अकड़ गई थी। वह टांगे सीधी करने के लिए टैक्सी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। हुड के पीछे से टैक्सी ड्राइवर ने धमकी भरे स्वर में कहा, टैक्सी के अंदर ही रहिए, बाहर निकलने की कोशिश न कीजिए। और वह टैक्सी के खुले दरवाजे के पास आ गया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। मालती ने सोचा तक न था कि टैक्सी ड्राइवर शत्रु का कोई आदमी हो सकता है। वह तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका रिवॉल्वर बैग में था और टैक्सी ड्राइवर को भी खबर नहीं थी कि जिन स्त्रियों को वह टैक्सी में बिठाकर लाया है, उनमें से एक के पास रिवॉल्वर है। इसका क्या मतलब है? मालती ने साहस करके पूछा। तुम हमें बेजा हिरासत में रख रहे हो? आप चुपचाप बैठी रहें, टैक्सी ड्राइवर ने हुड के निकट जाकर कहा। इतने में मालती एक हाथ से अपना हैंडबैग खोल चुकी थी। अपने हाथ अपने घुटने पर रखो, टैक्सी ड्राइवर ने रिवॉल्वर लहराते हुए कहा। मालती ने देखा कि रिवॉल्वर टैक्सी ड्राइवर के हाथ में कुछ कांप गया था। मालती समझ गई
कि टैक्सी ड्राइवर भी डर रहा था। शायद उसने इससे पहले कभी हाथ में रिवॉल्वर नहीं लिया था। मालती मुस्कुराने लगी। शाइना मालती को इस संकट में भी मुस्कुराता देखकर हैरान हुई। मालती ने अपना बैग खुला रखा और अपने हाथ घुटनों पर रख लिए। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को ठीक करने का बहाना करता रहा और आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर भी देखता रहा। मालती भाप गई कि टैक्सी ड्राइवर किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। शायद वह अपने साथियों की प्रतीक्षा कर रहा था। टैक्सी खराब होने का उसने बहाना किया था। मालती ने शाइना की ओर मुंह फेर कर कहा, घबराना नहीं, चीखना भी नहीं। अब तो आप समझ गई होंगी कि शत्रु ने आपकी कार क्यों खराब की थी। शत्रु चाहता था कि अगर आप बाहर जाएं तो टैक्सी मंगवा कर जाएं, ताकि वह टैक्सी में ड्राइवर की जगह अपना आदमी भेज सके। शाइना ने मुंह से कुछ न कहा, लेकिन सिर हिलाकर मालती की राय से सहमति प्रकट की। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।